इन लोगों ने तब्दीली का नारा लगाकर मुल्क और मईशत को तबाह करके रख दिया है। तनकीद बराए इस्लाह, तनकीद बराए तनकीद, नहीं पर्सनल ग्रजेस नहीं निकालनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, सियासत की दुनिया में ना अना का रंग कहने के बड़ा गालिब है और सारा मसला एक्चुअली अना का ही है और इसी अना के हाथों हमारे मुल्क की जो तरक्की है बाकायदा यरगमाल बनी हुई है। कौन छोटा है कौन बड़ा है, बस यही खेल है और इसी खेल में रहबरों की दौड़ लगी हुई है और सबसे आगे कौन है ये देख कर बड़ा खुशी मनाई जाती है। अच्छा, जो अना पसंद होना है ना, ये बुरी बात भी है क्योंकि अना पसंद एक्चुअली तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है, गुरूर करता है और उस गुरूर और तकब्बुर की वजह से दूसरे के लिए मुश्किल का बाइस भी बनता है। मैं आज आपसे ना 2 कहानियाँ शेयर करना चाहूँगी। पहली कहानी सुनिएगा। पहली कहानी है कि अना पसंदी कैसे मकसद के हुसूल में बाकायदा रुकावट बन के दीवार बन के खड़ी हो जाती है। किस्सा कुछ यूँ है कि मराकश में एक दरसगाह जो थी वहाँ पर कोई हुसूल इल्म के लिए जाता तो उसका सर मुंडवा दिया जाता और उसे बड़े दरवाजे पे बिठा दिया जाता ताकि वो हर आने वाले के जूते सीधे करता रहे। जब वो पूरे ज़ौक़ व शौक़ से ये काम करने लगता तो उसकी जो तरक्की है वो कर दी जाती और उससे फिर दूसरा काम जो मिलता तरक्की के बाद वो ये कि जी उसे मेहमानों के खाने के बाद बर्तन उठाने पे लगा दिया जाता। पहले जूते, फिर उसके बाद बर्तनों पे उसकी प्रमोशन हो जाती कि वो बर्तन उठाया करेगा। अच्छा, जब वो इसमें भी अपना शौक़ शामिल कर लेता तो उसे बर्तन धोने की ड्यूटी दे दी जाती कि बर्तन उठाओगे नहीं बल्कि बर्तन धोया करोगे। जब वो इसमें भी अपनी लगन से कामयाब हो जाता तो उसे मेहमानों को खाना पेश करने पर लगा दिया जाता। हत्ता कि तरक्की करते करते वो बहुत बड़ा साहिब इल्म बन जाता क्योंकि अब उसमें वो अना जो पहले दिन थी वो तो मौजूद नहीं रही, ख़त्म हो गई। और मौलाना रूमी कहते हैं कि जब मैं और तू एक हो जाते हैं तो दूसरा कोई नहीं रहता और जब भी फ़र्क मिट जाए तो फिर कैसी अना को फ़ना करने में ही आफ़ियत होती है, वरना जो मैं का गरूर है वो कहीं का नहीं रहने देता। अब कितने ऐसे लोग हैं जो फ़िक्र का लिबास ओढ़े हुए हैं लेकिन तकब्बुर और अना पसंदी उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है और ये जो अना है ना, ये अना ही है जो इंसान के लिए मुश्किलात खड़ी कर देती है। कोई भी काम जो होता है ना, बड़ा छोटा नहीं होता, काम काम होता है, ना वो बड़ा होता है ना वो छोटा होता है। आप दिल से करें छोटा काम भी बड़ा हो जाएगा और अच्छी नीयत से नहीं करेंगे तो बड़ा काम भी छोटा रह जाएगा। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जिस काम में मेहनत की जाए ऐसे काम को करने में कोई हार महसूस नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे सियासतदान शायद ये समझते हैं कि उन्हें इक़्तिदार मिलेगा तो फिर ही वो अवाम की फ़लाह व बहबूद का सोचेंगे क्योंकि उस वक्त ही उनकी जो अना है उसको तस्कीन पहुँचेगी। फिर ये अवामी खिदमत तो मेरे ख्याल से नहीं हुई बल्कि ज़ाती तस्कीन का सामान हो गया। अच्छा, हर रहबर यही ख्याल करता है कि इक़्तिदार का जो असल हकदार है ना सिर्फ वही है और जिस किसी जमात के हिस्से में अपोजिशन की पोजीशन आ जाए तो वो इसको अपनी तौहीन समझती, वो जमात उसको अपनी बाकायदा तौहीन समझना शुरू कर देती है। हालांकि अपोजिशन का किरदार क्या कुछ छोटा किरदार होता है, बहुत बड़ा किरदार होता है। बड़ी जिम्मेदारी वाला काम ये होता है कि आप अपोजिशन में बैठे हुए हैं, यानी अवाम आप पे एतमाद करके भरोसा करके जिसको अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए चुनती है। वो ओहदा को छोटा ओहदा कैसे हो सकता है कि आपने बताना है, हुकूमत को बताना है कि क्या गलत है, तनकीद करनी है, वो भी बड़ी ईमानदारी से। तनकीद बराए इस्लाह, तनकीद बराए तनकीद, नहीं पर्सनल ग्रजेस नहीं निकालनी। लेकिन अब हमारे जो रहबर हैं, एक तो इनकी जो अना की जंजीर है इसमें ऐसे जकड़े हुए हैं कि जिसकी वजह से एक दूसरे के लिए ना बाकायदा मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर देते हैं। और कुछ रहबर तो फ्रस्ट्रेशन में इदारों पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं। वो इदारे जो मुल्क की सलामती के ज़ामिन होते हैं, जिनकी वजह से रियासत का निज़ाम चलता है, ये भूल जाते हैं कि मुश्किलात और लोगों के तल्ख रवैयों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ा जा सकता है। ये बात कैसे दुरुस्त है, इसके लिए ज़रा इस किस्से पे ज़रा गौर कीजिएगा। एक बार होता है कि एक बार ना एक घोड़ा एक गहरे गड्ढे में जा गिरता है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगता है। घोड़े का मालिक किसान था, वो किनारे पे खड़ा ये उसे बचाने की ना तरकीबें सोच रहा था कि किस तरह इसको बचाया जाए। जब उसे कोई तरीका नहीं सूझा तो हार मानकर दिल को तसल्ली देने लगा कि घोड़ा तो अब बूढ़ा हो चुका है, वो अब मेरे काम का भी नहीं रहा, चलो इसे यूं ही छोड़ देते हैं, क्यों तरकीबें सोचनी है। और गड्ढे को भी आखिर किसी दिन बंद करना ही पड़ेगा, इसलिए उसे बचा कर भी वो कह रहा है कि कोई ख़ास फ़ायदा है ही नहीं। अब ये सोच कर उसने अपने पड़ोसियों की मदद ली और गड्ढा बंद करना शुरू कर दिया। अब सबके हाथ में ना एक एक बेलचा था जिसकी मदद से वो मट्टी, बजरी और ये जो कूड़ा क्रिकेट है ना गड्ढे में डाल रहे थे।
अच्छा, घोड़ा इस सूरत हाल से बड़ा परेशान हो गया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। घोड़े ने और तेज़ आवाज़ निकालनी शुरू कर दी। कुछ मिनट्स के बाद हुआ क्या कि घोड़ा बिल्कुल खामोश हो गया। जब किसान ने झांका तो देखकर हैरान रह गया कि जब जब घोड़े के ऊपर मिट्टी और कचरा फेंका जाता है तब तब वो उसे झटकर अपने जिस्म से नीचे गिराता है और फिर गिरी हुई मिट्टी पर खड़ा हो जाता है। अब ये सिलसिला ना काफ़ी देर तक चलता रहा। किसान अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर मिट्टी और कचरा फेंकता रहा और घोड़ा उसे अपने बदन से हटा कर ऊपर आता गया और देखते ही देखते जो घोड़ा है वो ऊपर किनारे तक पहुंच गया और बाहर निकल आया। अब ये मंजर देखकर किसान और उसके पड़ोसी तो हैरान हो गए। अब ये कहानी क्या सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में हमारे साथ भी ऐसे ही वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं कि हमारे ऊपर कीचड़ उछाला जाए, हमारी किरदार कुशी की जाए, हमारे दामन को दागदार किया जाए, हम पर तंज के तीर बरसाए जाएं। लेकिन गंदगी के उस गड़े से बचने का तरीका ये नहीं है कि हम उन गंदगी की तह में दफन होकर रह जाएं, बल्कि हमें भी इन बेकार की जो चीज़ें हैं ना, इनका मुकाबला करते हुए ऊपर की तरफ और आगे की समत में बढ़ते रहना चाहिए। ज़िंदगी में हमें जो भी मुश्किलात आती हैं ना, वो पत्थरों की तरह होती हैं, लेकिन हमारी अक्ल पर मुनहसर है कि आया कि हम हार मानकर उनके नीचे दब जाएंगे या फिर उन्हीं मुश्किलात पर काबू पाकर ये जो नाकामी के कुएं से बाहर आने के लिए कोशिश करेंगे, तरकीब करेंगे। अब ये दोनों कहानियाँ सुनाने का मकसद क्या था कि अना और मुश्किलात का एक गहरा कनेक्शन है, ताल्लुक़ है। अना पसंदी के मरज़ में जो मुब्तला आदमी है वो मुश्किलात में फंसता चला जाता है, आपको पता है, और दूसरों को भी उसमें फंसाने की कोशिश करता है। अब एक तरफ हुकूमत को महंगाई जैसी बड़ी मुश्किल का सामना है और दूसरी तरफ जो KPK के बल्दियाती इंतखाबात में इनको हार का सामना करना पड़े, शिकस्त भी हुकूमत के लिए बाकायदा वबाल जान बनी हुई है। अब ये हुकूमत के ऊपर है ना कि वो इन मुश्किलात के नीचे दब जाती है या फिर इन्हीं मुश्किलात को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करती है। अब दूसरी जानिब अपोजिशन जो अपनी अना और ज़िद से बाहर आने को तैयार ही नहीं होती है, और वो इसलिए क्योंकि अपोजिशन को इक़्तिदार से जो दूरी है ना बड़ा तंग करती है। इनको इक़्तिदार बड़ा प्यारा लगता है। अपोजिशन ये चाहती है कि वो किसी भी तरह हुकूमत को चलता करे और ख़ुद इक़्तिदार वाली जो कुर्सी है ना उस पर बिराजमान हो जाए। लेकिन जब लाख कोशिश के बावजूद ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, ना होती भी नज़र आती है, इनको हर बार नाकाम हो जाता है, तो फिर गुस्सा, और गुस्से में किसी को कुछ समझ नहीं आता, आपको पता है। फिर इनको कुछ समझ नहीं आता, कुछ नहीं सूझता सिवाय इसके कि वो अपनी तनकीदी तोपों का रुख इदारों की तरफ मोड़ दें। और जब अपोजिशन इंतखाबात में जीतने लगती है तो वो कहते हैं जी जमहूरियत की कामयाबी है, जमहूरियत की फ़तह है, गैर जमहूरी कुव्वतों की हार करार दे देती है। लेकिन जब यही हारने लगते हैं तो क्या कहते हैं, कसूरवार इदारों को ठहरा दिया जाता है। जबकि अपोजिशन को कहानी की तरह इन मुश्किलात का को सहारा बनाकर ना अपनी हार से बाकायदा सबक सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ सकती है। लेकिन कह लें कि अना के हाथों मजबूर होके ये जो हमारे रहबर हैं अपनी हार को, अपनी शिकस्त को दिल से कबूल ही नहीं करते हैं। अपनी खामियों और गलतियों को पॉइंट आउट करने के बजाय कौमी सलामती के इदारों को बाकायदा मशकूक नज़रों से देखना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, नून लीग और JUI ख़ास तौर पर इस काम में कह लें कि आगे आगे हैं। अब ये जो KPK में बल्दियाती इंतखाबात हुए, इसमें JUI ने मैदान मारा। हुकूमती तर्जुमान कहते हैं कि जी अगर हमारे मुखालिफिन यहाँ से शिकस्त खा जाते तो उन्होंने धांधली का रोना शुरू कर देना था, इदारे उनकी नज़र में बुरे तरीन बन जाने थे। लेकिन हैरानकुन बात है कि JUI ने जीतने के अपने निशाने पर रखा और मौलाना फजलुर रहमान साहब अब जीत के बाद भी इदारों को सियासत में घसीटने से बाज नहीं आए। कहते हैं कि जी कुव्वतों ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत से अपना हाथ उठा लिया। और क्या कह रहे थे मौलाना साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा, सुनिएगा मौलाना साहब की ज़बानी सुनिएगा क्या कहते हैं। सुना आपने मौलाना साहब को, कहते हैं कि जी हम पहले ही कह रहे थे कि जो नतीजे हैं वो जाली हैं, ये हुकूमत जाली है, ये धांधली की पैदावार हुकूमत है। आज उन कुव्वतों ने थोड़ा सा अपना हाथ पीछे किया तो हुकूमत का अंजाम सब ने KPK में देख लिया और इंशाल्लाह पूरे मुल्क में यही सूरत हाल देखने को मिलेगी जब तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क से इंतखाब हारेगी। कुव्वतों ने थोड़ा सा हाथ हटाया और अवाम को मौका दिया तो हुकूमत का हशर नशर आपने देख लिया। नाज़रीन, मौलाना साहब ने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट पे बाकायदा इल्ज़ामात की बुछाड़ शुरू कर दी। लेकिन सवाल ये कि वो कौन सी कुव्वतें हैं जो हुकूमत की पुश्त पर खड़ी हैं और किन कुव्वतों ने हुकूमत से अपना हाथ खींच लिए। और मौलाना साहब किन सबूतों की, सबसे बड़ी बात, किन सबूतों की बुनियाद पर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। फिर इसका मतलब तो सीधा सीधा यही निकलेगा ना कि जीत जाएं तब भी इस्टेब्लिशमेंट कसूरवार, हार जाएं तो भी इस्टेब्लिशमेंट तब बल्कि ज़्यादा कसूरवार इनकी नज़र में। अगर मौलाना साहब का इदारों से मुतालिक यही रवैया रहेगा ना तो शायद ये ख्याल पैदा हो जाए कि अपोजिशन को इदारों से सिर्फ धांधली पर शिकायत नहीं बल्कि शायद इनका कोई और एजेंडा है। बात समझ रहे हैं आप नाज़रीन।
और ये बात हुकूमती वज़ीर और तर्जुमान भी करते आए हैं कि अपोजिशन इदारों को कमज़ोर करना चाहती है। अब हैरानी की बात है ना कि फ़तह समेटने के बावजूद भी मौलाना साहब इस निज़ाम पर सवाल उठा रहे हैं। उसूली तौर पर मौलाना साहब को हुकूमत और इदारों की तारीफ़ करनी चाहिए थी कि उन्होंने धांधली की बाज़गश्त में KPK में शफाफ इलेक्शन करवाए। और फैसल वाडा साहब भी मौलाना साहब की बातों पर बड़े हैरान हैं। वो मौलाना साहब को बल्दियाती वज़ीर आज़म करार देते हुए कह रहे हैं कि मौलाना बताएं कि वो सिलेक्टेड हैं या इलेक्टेड हैं। और मौलाना साहब पर यह सवाल क्यों उठाया जा रहा है, ये वाज़ेह है क्योंकि मौलाना साहब और PDM में शामिल दीगर बड़ी जमातों ने अपने हर जलसे जुलूस में इदारों की इज़्ज़त उछाली और PDM के कुछ लोगों ने लिसानियत को हवा दी, इदारों के खिलाफ ऐसे तल्ख और तीखे जुमले अदा किए जो सिर्फ कोई मुल्क दुश्मन कर सकता है। सिलेक्टेड 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 के नारे लगाकर अपोजिशन ने इमरान खान से ज़्यादा इदारों के दामन पर दाग लगाने की कोशिश की। अब KPK के बल्दियाती इलेक्शन में हुकूमत की शिकस्त को, हार को अपोजिशन इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इन इल्ज़ामात को सुनकर हुकूमत के यकीनी तौर पर कान पक चुके हैं। और यही वजह है कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब मौलाना साहब के इल्ज़ाम तराशियों पर सख्त जवाब दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं फवाद चौधरी कि जी हमारी गलतियों की वजह से इस तरह के सियासी बोनों को ऊपर आने का मौका मिल जाता है। और फवाद चौधरी साहब किन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, इसके लिए ज़रा उनका क्लिप देखिएगा। अच्छा, फवाद कह रहे हैं जी इमरान खान साहब भी वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने मुल्क को जोड़ कर रखा हुआ है। और फवाद साहब के पहले जुमले से ये बात समझ आती है, ऐसा महसूस होता है कि क्या कहना चाह रहे हैं कि जी अगर अपोजिशन के हाथ इक़्तिदार लग गया तो जिस मुल्क को इमरान खान साहब ने ना जोड़ कर रखा है, जोड़ कर लफ्ज़ इन्होंने यूज़ किया ना, अपोजिशन इसी मुल्क में इंतशार पैदा कर देगी क्योंकि अपोजिशन मुल्क की सलामती दारों और उनके सरबराहों को मुतनाज़ बनाने की कोशिशों से बाज नहीं आ रही है। और फवाद के बकौल इमरान खान साहब और उनकी जमात विफाकी सतह पर लीड कर रही है। अगर ये जमात नीचे जाती है तो इस तरह के सियासी बोनों को अपना कद बढ़ाने करने का मौका मिल जाएगा और ऐसा होने की सूरत में पाकिस्तान का नुकसान होगा। अच्छा, फवाद चौधरी साहब अपनी जो गलतियाँ हैं उसका भी एतराफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत बदकिस्मती की बात है कि हमारी कोताहियों की वजह से ऐसी सियासी जमात KPK में उभरी है जिसको उसूली तौर पर फना हो जाना चाहिए था। अच्छा, वज़ीर इत्तलात अपोजिशन की करप्शन पर से भी पर्दा उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमने इस साल 55 अरब डॉलर वापस करने हैं और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन लोगों ने अवाम पर कितना बड़ा जुल्म किया है। और इनके माहिर मुआशियात जब हमें ये लेक्चर दे रहे होते हैं कि हमें मईशत को किस तरीके से मैनेज करना है, तो इस दौरान इन लोगों को ये भी बताना चाहिए कि जिस तरह आप लोग मईशत को मैनेज करते रहे उस तरह से तो मईशत को किसी सूरत मैनेज नहीं किया जा सकता। अब वफाकी वज़रा इस बात का बाकायदा एतराफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं कि जी महंगाई की वजह से शिकस्त इनका मुकद्दर बनी और शिकस्त की वजह महंगाई और टिकटों की गलत तकसीम रही। अवाम को कोई गर्ज नहीं कि क्या हो रहा है, अवाम को दालें रोटी चीज़ें सस्ती चाहिए होती हैं। और नाज़रीन, वज़रा की जो बातें हैं इनमें देखा जाए बड़ा वज़न है क्योंकि गरीब तबके को सियासत में क्या चल रहा है, कौन किस पे तनकीद कर रहा है, कौन पत्थर बरसा रहा है, कौन इनका जवाब पत्थर से दे रहा है, कितने पत्थरों से दे रहा है, अवाम को कोई लेना देना नहीं है। यकीन जानिए, कोई अवाम की कुछ परसेंटेज है जो हंसती है इस तरह की चीज़ें देखकर और कुछ हैं जिनका दिल जल रहा होता है, यकीन जानिए, क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि हमें महंगाई का सामना है, हमें मुश्किलात का सामना है, अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, आमदनी में इजाफा हो नहीं रहा है, हम कैसे करें, हमारा बजट कैसे हम इसी इनकम में पूरा करें। तो अवाम बेसिकली परेशान होती है। अवाम को सिर्फ सरोकार होता है कि अवाम के जो मसाइल हैं, जो अवामी मसाइल, उनका हल मुमकिन बनाया जा रहा है, फिर नहीं बनाया। को इसकी फ़िक्र नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अवाम को सिर्फ अपने घर की फ़िक्र है, अपने घर वालों के जो पेट की आग बुझाने की फ़िक्र है, ये अवाम की पहली फ़िक्र है। और अच्छी बात है कि हुकूमत को अपनी गलतियों का एहसास तो है ना एटलीस्ट, लेकिन मज़ा तब आए जब हुकूमत अपनी गलतियों पर एहसास करने से ज़्यादा प्रैक्टिकली अमली तौर पर गरीब को बेचारे को रिलीफ दे, क्योंकि अब तक गरीब को रिलीफ नहीं मिला, अभी तक तकलीफ़ ही पहुंची है। और अवाम ने अपनी इस तकलीफ़ का इजहार तहरीक इंसाफ को बल्दियाती इलेक्शन में वोट ना देकर कर दिया। और असद उमर साहब भी इस बात से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं और वो ये समझते हैं कि जी महंगाई और जो आपस की लड़ाई है उन्हें बल्दियाती इलेक्शन में बाकायदा ले डूबी। ज़रा चलाइएगा इनका क्लिप। अरे सुना आपने असद उमर साहब को, वो हक़ाइक़ से नज़रें नहीं चुरा रहे हैं बल्कि वो इन हालात से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। अब चूँकि हुकूमत को उसके सियासी कले में शिकस्त हुई है और इसके बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं, इसीलिए हुकूमत ने इसकी कोई ना कोई दलील तो देनी थी। अब इसलिए असद उमर साहब हार को तस्लीम करते हुए अपने हार के दीगर पहलुओं पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनका मानना ये है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही वो अकेली जमात नहीं है जिसको महंगाई की वजह से शिकस्त हुई है, बल्कि वो अमेरिका और बरतानिया के इलेक्शन की भी एग्जाम्पल्स दे रहे हैं
वजाहत करते हुए क्या कह रहे हैं असद उमर साहब कि जी महंगाई तो पूरी दुनिया में हुई है और इसके जो सियासी असरात हैं वो भी फिर पूरी दुनिया पे पड़े हैं। अमेरिका में भी कह रहे हैं महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों का सियासी तौर पर जो रद्द अमल है वो सामने आया है। वो बता रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी की मिसाल वो देते हुए कहते हैं कि वो अपनी एक सीट पिछले 30 साल से नहीं हारी थी लेकिन इस बार हार गई। और जब अमेरिकी मीडिया ने लोगों से पूछा कि आप ये सीट जो हार गए इतने सालों से जीत रहे थे, इस दफ़ा आप लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया, तो लोगों ने इसका जवाब ये दिया कि जो बाइडन ने तेल महंगा कर दिया इसलिए उन्हें वोट नहीं दिया। फिर असद उमर साहब बरतानिया की भी एग्जांपल दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जी हाल ही में यूके के अंदर इलेक्शन हुआ और 32 साल से एक पार्टी वो सीट नहीं हारी थी लेकिन इस बार वो अपनी पक्की सीट हार गई। अब एक तरफ अपोजिशन इदारों के पीछे से हट जाने की बात करती है लेकिन ये भी मान रही है कि महंगाई की वजह से तहरीक इंसाफ को हार का ये शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। अब ऐसे में अपोजिशन किस बात को सही माना जाए, किस इल्ज़ाम को सही माना जाए, किसको गलत, अंदाज़ा बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा, लेकिन एहसन इकबाल साहब ये जो अंदाज़ा है ना ये ऑलरेडी लगा चुके हैं कि अब पीटीआई पर वो कहते हैं फातिहा पढ़ने का वक्त आ गया है क्योंकि इसका किस्सा तमाम हो चुका है एहसन इकबाल साहब के मुताबिक। ज़रा सुनिएगा क्या कहते हैं। अच्छा, एहसन इकबाल साहब अब शायरी के ज़रिए भी इमरान खान साहब को तनकीद की जद में रख रहे हैं। कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने अवाम को गुमराह किया कि उनके पास काबिल लोगों की टीम है लेकिन हकीकत में इमरान खान साहब के पास खोटे सिक्के थे। इमरान खान साहब ने 24 घंटे और पूरे हफ्ते सिर्फ इंतकामी एजेंडे पे काम किया। इमरान खान साहब ने अवाम की हर ज़रूरत की चीज़ को माफियाज के सुपुर्द करके उन्हें इजाज़त दे दी कि वो खुलकर मुनाफाखोरी करके अवाम का इस्तेहसाल करें। अच्छा, एहसन इकबाल साहब अवाम को मुबारकबाद इस बात की दे रहे हैं कि जी इमरान खान ने KPK में नोटिस ले लिया है जो इस बात की अलामत है कि अब PTI के ख़त्म होने का वक्त आ पहुँचा है। और ये बात है कि जी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी यही बातें कर रहे हैं कि जी KPK से PTI का वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल के जनाजा निकल चुका है, वो कह रहे हैं। जरा चलाइएगा ख्वाजा साहब का क्लिप। अच्छा, ख्वाजा साहब ये बता रहे हैं कि अवामी अदालत के मूड ने ये पैगाम बाकायदा दे दिया है कि अब सुनामी का वापस जाने का वक्त आ चुका है। KPK में वोट की ताकत से PTI की सियासी तदफीन हो गई है और अभी ये अमल शुरू हुआ है। आने वाला जो सियासी नक्शा है वो बड़ा क्लियर हो चुका है, वाज़ेह हो चुका है। आइंदा अवाम सिर्फ काम करने वालों को वोट देंगे। अब एक तरफ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब अवाम को ये मैसेज दे रहे हैं कि जी मौजूदा हुकूमत ने मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया और हमाद अज़हर कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं कि जी नून लीग की जो गलत माशी उनकी वजह से आज हम इस सूरत हाल तक आ पहुँचे हैं और हम आवाम को नून लीग की अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ याद कराते रहेंगे और नून लीग को भी उनकी गलतियों का एहसास दिलाते रहेंगे। ये ज़रा सुनिएगा। अरे सुना आपने, हमाद अज़हर साहब को वो मलबा दूसरों पर डाल रहे हैं और रहबरों की यही जो अंदाज़े सियासत है ना इसको देख देख कर अवाम बड़ी बेजार है, अवाम थक चुके हैं बाकायदा। अब ये वक्त है कि तमाम जो सियासी कुव्वतें हैं अपनी अपनी जो अना है उसकी दुनिया से बाहर निकलें, अपनी गलतियों को, अपनी कोताहियों को देखें, सबक सीखें कि हम कहाँ गलत हैं, हमसे कहाँ कहाँ पे गलती हुई, इसकी इस्लाह कैसे हो सकती है और इस तजर्बे से मुल्क को सहारा दें। वरना ये चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ पे तनकीद करते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जी मौजूदा दौरे हुकूमत में गैस, कोयले और तेल जैसे कुदरती वसाइल होने के बावजूद भी मुल्क की मईशत बड़े नुकसानात से गुजर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग दुरुस्त अंदाज में मुल्क नहीं चला रहे हैं, इन लोगों ने तब्दीली का नारा लगाकर मुल्क और मईशत को तबाह करके रख दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुल्क को तबाही से बचाएगी क्योंकि ये हमारा मुल्क है। और साथ ही जरदारी साहब ने ऐलान भी किया है कि वो लाहौर और इस्लामाबाद में बैठ कर मुखालिफिन का मुकाबला करने जा रहे हैं और लाहौर में खैमे लगा कर एहतजाज करेंगे। अब दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया और वो रद्द-ए-अमल देते हुए कहते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी ने कर्जे लेकर मुल्क का बेड़ा गर्क किया और कहा कि जी उनकी सियासत सिर्फ महंगाई के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने तक रह गई है। और ये भी कहा कि 3 साल हो गए हैं, जरदारी साहब सिंध के लिए प्लान कब लाएंगे। इस पूरी सूरत हाल पे बात के साथ मेहमान मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निसार अहमद खोड़ो साहब। बहुत शुक्रिया खोड़ो साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। खोड़ो साहब, जरदारी साहब कह रहे हैं कि कुदरती वसाइल होने के बावजूद ये जो लोग हैं दुरुस्त अंदाज में मुल्क नहीं चला रहे हैं, तो क्या यही वजह है PTI को KPK में जो कामयाबी नहीं मिली है? और ये भी बता दें कि क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ बाकी किसी बड़े एहतजाज का कोई प्लान रखती है? क्योंकि जरदारी साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है, खासतौर पर लाहौर का नाम लेके, कि लाहौर में खैमे लगाकर एहतजाज करेंगे। देखें, जो जरदारी साहब ने कहा वो जानदीदा शख्सियत है,
मुल्क के हालात पर नज़र रखते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हालात पे नज़र रखते हैं, उनको अपना भी पता है कि जी मुल्क क्या कर सकता है आवाम के लिए। और ये सीधी सी बात है कि हमने कुछ ऐसी बातें की हैं कि जिसकी वजह से हम सारे का कहते हैं हमारा इंडिजिनस सोर्स था कोल का, कोयले पर हमने पावर प्लांट लगा के सस्ती बिजली पैदा करने का रास्ता निकाला कि नहीं निकाला? हमने निकाला। अगर निकाला है तो इसको और बढ़ाया जा सकता है तो वो किसकी मदद आएगी? पाकिस्तान को मदद आएगी। अगर पाकिस्तान इतनी बड़ी एनर्जी पैदा कर रहा है, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा कर रहा है, तो किसने रोका है इस हुकूमत को इस बिजली को एक्सपोर्ट करने से? क्या कभी सोचा उन्होंने इस बात पे? क्या कभी सोचा कि एक्सपोर्ट करके हम कमा सकते हैं, अपने रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अपनी आमदनी अपनी बढ़ा सकते हैं? हम पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं इस बिजली के साथ। जब हमारे पास पानी है, हमारे पास कोयला है, हमारे पास फर्नेस ऑयल पे जो भी चलता है सो चलता है, लेकिन है तो सही, हमारे अपने माल है। जहाँ गैस की बात हुई, गैस सिंध पैदा करता है, 60% देता है वफाक को, 60% देता है इस मुल्क की पैदावार में हिस्सा अपना। यहाँ अभी और पता नहीं कितने गैस के ज़खायर मौजूद हैं। क्या हुकूमत को ये कभी सोच आई कि उन ज़खायर को ज़रा एक्सप्लोर करें, उनको एक्सप्लॉइट करें, उन तक पहुँचें, उनको देखें कि अगर वो पहुँच सकती है, गैस वहाँ से निकल सकती है तो गैस निकालें। ये सिर्फ ये कह देना कि जी शॉर्टेज है, ये तो कोई हुकूमत नहीं कहती। जब आपने LPG भी इम्पोर्ट करने की बातें की तो आपने क्यों नहीं की इम्पोर्ट? अभी यहाँ तुमने इंडस्ट्री बंद कर दी है। मुझे तो आज ये पता चला कि जी पाकिस्तान के सूबा सिंध में सिर्फ इंडस्ट्री बंद है, दूसरे सूबे में इंडस्ट्री चल रही है। क्यों ये तासुब है? क्यों ये मतलब बायस्ड एटीट्यूड्स क्यों हैं? अगर हम गैस के ज़खायर पैदा कर लेते हैं तो जाहिर है हमारी बातें जो है, हमारी कमी पूरी होगी। 3 साल गुजार चुके हैं ना, ये पहले दिन से इनको करना चाहिए था। पहले दिन से जब LPG पर दूसरी जमातों को और दूसरी हुकूमतों पर इल्ज़ाम लग रहा था तो फिर बताते कि जी हमने यहाँ ढूंढा, गैस नहीं मिला। उन्होंने समंदर में कर दिया, बड़ी सी खुशखबरी बता दी कि जी समंदर से गैस निकलेगा, टाइम फिश, वो फेल हो गया। और होते हैं फेल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हाथ उठा लेना चाहिए। बिजली मुयस्सर है, हम ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, महंगी कर रहे हैं, उसके एग्रीमेंट्स को देखकर क्यों नहीं बेहतर कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो कर नहीं रहे। फवाद चौधरी का बात क्या है? ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि जी पिछली हुकूमतों ने कर्जा लिया, तो किसके लिए कर्जा के लिया? अवाम के लिए ना, अवाम के मसाइल, अवाम के प्रोजेक्ट्स। कर्जा तो ये भी ले रहे हैं जी, कर्जा तो ये भी ले रहे हैं, और पहले से ज्यादा कर्जा ले रहे हैं, और पहले से ज्यादा कर्जा लेकर जा कहाँ रहा है? कौन से नए प्रोजेक्ट शुरू किए उस कर्जे से के साथ? ये थोड़ी है कि कर्जा लेके पुराना कर्जा उतारना तो फिर हम तो डूब गए। ये तो कौन सी पॉलिसी है? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, खोड़ो साहब, आपने फवाद चौधरी साहब का नाम लिया, एक हम पे फवाद चौधरी साहब का एक क्लिप है, वो कुछ फरमा रहे हैं, ये जरा क्लिप चलाइएगा टीम। खोड़ो साहब आप भी सुनिएगा, इस पर फिर मैं आपका कमेंट लूंगी। फवाद चौधरी साहब का क्लिप चलाइएगा टीम। जी खोड़ो साहब, आपने फवाद चौधरी साहब को सुना, खैमों के हवाले से वो कमेंट दे रहे हैं, लोगों की तादाद के हवाले से कि लोग इतने से आएंगे, 1-2 खैमों में पूरे आ जाएंगे, क्या कहेंगे? जलसा तो तुम कर नहीं सकते। अपने सूबे में 10 सालों के बाद बुरी तरह से शिकस्त आई है, उस पर तुम्हें ख्याल नहीं आया। तुमने खानेवाल में हार खाई है, तुम्हें ख्याल नहीं आया। तुमने कराची में हार खाई है, तुम्हें ख्याल नहीं आया। तुमने लाहौर में हार खाई है, तुम्हें ख्याल नहीं आया। तुमने डस्का में हार खाई है, तुमने ख्याल नहीं आया। ये सारी तो तुम्हारी नाकामी है जो आ रही है, PTI की नाकामी आ रही है जो सामने आ रही है। उसमें अभी और क्या बोले हम आपको क्या बोले? फवाद चौधरी अपनी नौकरी बचाने के लिए तो करता रहेगा, ये करता रहेगा। उससे क्या उम्मीद रखते हैं? वो कौन से कभी किधर होते हैं, कभी किधर होते हैं। अब चलो, अब निशानी है दूसरों की, अपनी नौकरी पे चलाते रहते हैं। फवाद चौधरी, उसके मुंह से फिसल जाती है बातें। कल परसों उसने बयान दिया कि KPK में प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करें, उन्होंने जिंदगी में पहली दफा शफाफ इलेक्शन करवाए हैं। यानी इसका मतलब है कि पहले जो इलेक्शन हुए शफाफ नहीं थे। अभी और क्या बोलूं मैं? जरदारी साहब की बात अपनी जगह पे, पीपल्स पार्टी की बात हमेशा पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी है और पीपल्स पार्टी रहेगी। अभी भी देख लिया ना हमने, आगे बढ़े हैं ना, थोड़ा ही सही, लेकिन बढ़े तो हैं। वो तो थे ही नहीं मैदान में। लाहौर वाली सीट पे उनको कैंडिडेट नहीं मिला। एक अजीब सा बहाना बनाया कि जी कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट है। उनके पास कोई कवर कैंडिडेट नहीं था, कि वहां खड़ा कर सकते थे। हर पार्टी के पास होता है, उन्होंने क्यों नहीं किया?
उन्होंने तो अपने मैदान से निकल गए कि उनकी बेइज्जती न हो जाए। बेइज्जती तो हो रही है, अगर लाहौर में बच गए बेइज्जती करने से तो केपी में तो उससे ज्यादा बड़ी बेइज्जती होगी। ये खत्म होने वाले बात अच्छा खोड़ो साहब, ये जो है ना, ये खत्म होने वाले हैं और खत्म होने जा रहे हैं। हम अपने अच्छा खोड़ो साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कुछ बातें कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो हुकूमत है ये इसलिए हारी है इलेक्शन में क्योंकि जी इनके पीछे जो हाथ था अब वो हटा लिया गया है। ये किस तरह के हाथ की बात कर रहे हैं जो हटा लिया गया है? फिर साथ ही साथ बहुत से लोग इस तरह के सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर हाथ रखने से कोई जीतता है और हाथ हटाने से हार जाता है तो फिर जहाँ जहाँ तहरीक इंसाफ जीतती तो वहाँ पे हाथ रखा जाता है, और जहाँ पे अगर हाथ हटाया जाता तो फिर जो जीता है, अगर जेयूआई जीती है तो उन पर भी किसी ने क्या हाथ रख दिया? मैं गुजारिश करूं, मैं मौलाना साहब की स्टेटमेंट पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं ये कहूँगा कि लोगों ने हाथ उठा लिया, लोगों ने वोट देने पर नहीं आए। वोटों ये खुद मानते हैं कि जी हमने सिफारिश पे टिकटें दी हैं इसलिए हम हार गए। यानी मतलब तुम सिफारिश कबूल करते हो। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं। आपने कहा मैं मौलाना साहब की स्टेटमेंट में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ये आपने एहतरामन कहा कि आप मौलाना साहब का एहतराम करते हैं या आप डिसएग्री करते हैं उनकी बात से? हाँ, मैं इस इलेक्शन को मानता हूं कि इलेक्शन में लोगों का फैसला था कि पीटीआई की हुकूमत नहीं चाहिए। मैं ये कहूँगा, सही मेरा कहना यही है कि लोगों ने कहा कि नहीं चाहिए। लोग असल कुव्वत हैं, ठीक है, अवाम सही कुव्वत है जो वोट देती है, ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा खोड़ा साहब आगे चलते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब और ये जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए सुना कि जो अपोजिशन के राब्ते बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, और ज़राए का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी ने इस तरह की कोई यकीन दहानी करवाई है कि स्पीकर के खिलाफ जो खुफिया वोटिंग है उसमें जो जीत है वो अपोजिशन की हो सकती है। तो खोड़ा साहब आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बड़ी बैलेंस्ड बात करते हैं, आपकी नज़र में कितना अच्छा मौका है अदम एतमाद की तहरीक लाने का, क्योंकि हुकूमती अरकान भी इस वक्त नाराज़ हैं अपनी हुकूमत से? देखें, मैं अदम एतमाद को जमहूरी एग्ज़ाम समझता हूँ। जमहूरियत में अदम एतमाद की तहरीक आती है, वो चाहे स्पीकर के खिलाफ हो, चाहे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे किसी चीफ मिनिस्टर के। अदम एतमाद को गैर जमहूरी नहीं कह सकते, लेकिन हम अकेले तौर पर कर नहीं सकते। पीपल्स पार्टी अकेले तौर पर नहीं कर सकती, इसको ज्वाइंट अपोजिशन का एफर्ट होगा तो फिर हो सकता है। क्योंकि हमने थोड़ी बहुत तो निशानी आपको दिला दी ना कि जी इस्लामाबाद में हफीज शेख साहब को पीपल्स पार्टी और दूसरी अपोजिशन की जमातों ने उनको हरवा दिया। अगर सेनेट के इलेक्शन में एक सेनेटर जो हुकूमत का नुमाइंदा था उसको हरवा सकते हैं तो फिर अदम एतमाद पर भी सोचा जा सकता है, लेकिन ये अकेले नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता अकेले कि हम पीपल्स पार्टी अकेले कुछ कर ले, लेकिन ये सबकी ज्वाइंट एफर्ट होगी तो उसमें उम्मीद बन सकती है। ठीक है। अच्छा खोड़ा साहब, लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगी, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब गैस बहरान के हवाले फरमा रहे हैं एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, उनका क्लिप होगा, टीम जरा चलेगा, आप भी सुनेगा खोड़ा साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी, तो आपने सुना ख्वाजा इजहारुल हसन साहब को। खोड़ा साहब वो कह रहे हैं कि जो सिंध में जो गैस बहरान है उसके जिम्मेदार आपके वजीर आला हैं, क्या कहेंगे? एक तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन है कि जिस सूबे में जो कुदरती वसाइल मौजूद है उन पर पहला हक सूबे का है, पहला हक सूबे का है कि अपनी ज़रूरियात को पूरा करके ये करेगी। रॉयल्टी कल परसों शुरू नहीं हुई, ये रॉयल्टी कोई 18 तरमीम के बाद शुरू नहीं हुई, ये पहले भी होती थी। अब ये हुकूमत, वफाकी हुकूमत चाहे पैसे देकर और ये ख़रीदती है या कुछ भी खरीदती है, उसमें बाकी सिंध का हिस्सा रहता कम है, ठीक है। तो ये वफाकी हुकूमत को हाथ उठा लेना चाहिए। हम नहीं खरीदते सिंध हुकूमत से, हम रॉयल्टी बंद करते हैं, सिंध को अपनी गैस इस्तेमाल करने दो, हम अपनी ज़रूरत पूरी कर लेंगे। ठीक है खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अमरीका की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है, जिसमें अफ़गानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद का कहा गया है। अच्छा, खबर एजेंसी के मुताबिक मंजूरी की जो करारदाद इसमें कहा गया है कि इस तरह की इमदाद अफ़गानिस्तान में बुनियादी इंसानी ज़रूरियात से मुताल्लिक़ है और ये तालिबान से मुंसलिक इदारों पर आयद पाबंदियों की खिलाफ वर्जी नहीं है। करारदाद में मज़ीद ये भी कहा गया है कि कोई भी बैनुल अक़वामी इदारा अफ़गानिस्तान में इमदादी काम करना चाहे
तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, बशर्त ये कि इमदादी फ़ंड तालिबान हुकूमत के हवाले ना किया जाए। अच्छा, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ने तस्दीक करते हुए कहा है कि करारदाद की जो मंजूरी है वो आलमी बिरादरी का पैगाम है कि हम अफगान अवाम की मदद के लिए मुत्तहिद हैं। और दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि OIC कॉन्फ्रेंस के असरात आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सलामती कौंसिल की करारदाद बहुत ज़्यादा अहम पेशरफ्त भी है और इसके बगैर अफगान अवाम की मदद के दरवाजे खुल नहीं सकते थे। और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इस करारदाद की मंजूरी से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बाकायदा तायीद हुई है और करारदाद की मंजूरी के बाद अफगानिस्तान को इमदाद के हवाले से जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो ख़त्म हो गई हैं। इस करारदाद पर बात करने के लिए मेरे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया मुनीर साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। मुनीर साहब, इस करारदाद की मंजूरी से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद हुई है। आपने भी कहा कि अफ़गानिस्तान की अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जा सकता, तो ये जो करारदाद है ये बहुत अहमियत की हामिल है। मैं चाहती हूँ मज़ीद डिटेल्स आप शेयर कीजिए। ये हमारा शुरू से यही कहना है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो सैंक्शंस लगी गई हैं तालिबान, वो कोई 150 लोग हैं, वो लिस्ट पे हैं जो सैंक्शन है। तो उनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं एसेट फ्रीज की, ट्रैवल की वगैरह वगैरह, वो एक एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि जो अफ़गानिस्तान की अवाम है, 40 मिलियन जो लोग हैं अफ़गानिस्तान के, को उनको इमदाद नहीं पहुंच सके और उनको सपोर्ट नहीं मिल सके। उनके हालात जितने नाजुक हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, इन हालात में उनको इमदाद के ऊपर कोई ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने भी, जैसे आपने सुना होगा, उन्होंने भी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये जिक्र किया। तो इसी पोजीशन को फिर हमने यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में जो अहम दीगर ममालिक हैं, अमेरिका है, रूस है, चीन है, उन सब के साथ मिलकर, और ये सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदाद है वो हमने निकाली वहाँ से, और वो कल अडॉप्ट हो गई है। यूनानिमस 15 मेंबर्स ने सपोर्ट किया है। ठीक है। तो इससे बिल्कुल रास्ता अफगानिस्तान को इमदाद देने के लिए रास्ता खुल गया है। उस पर कोई शुबा नहीं होना चाहिए, किसको शक नहीं होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि ये इमदाद अफगान अवाम को पहुंचेगी और उन्हीं के लिए है, तो उस पर कोई अभी रुकावट नहीं होगी। ठीक है। अच्छा मुनीर साहब, पाकिस्तान, चीन और रूस ने इस करारदाद के हवाले से जो मेंबर ममालिक हैं उनके साथ रवाबित किए थे। अफगानिस्तान को फौरी तौर पे इमदाद के लिए कितनी रकम जमा की गई है? कोई अगर डिटेल्स हैं आपके पास प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और ये जो इमदाद है ये किस इदारे के तहत अफगानिस्तान को दी जाएगी? जी, काफ़ी सारे इदारे हैं जिनके तहत ये दी जाएगी फ़िलहाल। ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने एक ट्रस्ट फंड बनाया है जिसके तहत जो सेक्रेटरी जनरल साहब, जो पैसा उनके पास है, यूनाइटेड नेशंस के पास है, वो वहाँ से चैनल होगा अफगानिस्तान को डायरेक्टली। अफगान जो NGO, जो यूनाइटेड नेशंस के इदारे हैं, NGOs हैं और दूसरे जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ये पैसा जाएगा। ऊपर से अमेरिका ने भी इजाज़त दे दी है, मंजूरी कर ली है कि वर्ल्ड बैंक से $280 मिलियन वो वर्ल्ड बैंक भी है, वो वर्ल्ड बैंक देगी, यूनिसेफ को देगी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देगी इमदाद के लिए अफगानिस्तान को। पर ये पैसा काफ़ी नहीं होगा मेरे ख्याल में। कोई अभी सेक्रेटरी जनरल साहब ने एक नई अपील इशू की है जिसमें उन्होंने 4.3 अरब डॉलर्स की उन्होंने अपील की है। 4.3 बिलियन डॉलर्स की अपील की है, लार्जेस्ट अपील इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम। तो इंशाल्लाह इस अपील के तहत अच्छा रिस्पांस आएगा। अब हम भी अपनी तरफ से जो इस्लामी दुनिया है वहाँ से भी इमदाद जमा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और ये OIC कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसके तहत काफ़ी मोबिलाइजेशन हुई है। तो इस
इस पे भी काफ़ी लोगों का अप्रिसिएशन है पाकिस्तान की जो एफर्ट्स के बारे में। वो आपने यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी अच्छा मुनीर साहब, इसी हवाले से मेरे ज़हन में एक सवाल ये था कि जो ये पाकिस्तान में होने वाला ओआईसी का इजलास है वो इस करारदाद की मंजूरी में कितना अहम साबित हुआ आपके मुताबिक? ये देखें, जो ओआईसी के जो इजलास में हमने एक जो पोजीशन, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पोजीशन ली थी जी जी कि अफगानिस्तान को इमदाद देने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, ये पोजीशन ओआईसी में एंडोर्स हुई और उसकी वजह से यहाँ हमारे हाथ भी तगड़े हो गए और जो नेगोशिएशन, हमारी पोजीशन अच्छी स्ट्रॉन्ग हो गई और हमने काम किया चीन के साथ, रूस के साथ, पर अमेरिका के साथ भी हमने यहाँ काम किया एक कंसेंसस बनाने के लिए। तो बहुत खुशी की बात है कि वो कंसेंसस निकल आया और इमदाद के जो रुकावटें थी वो हट गई। ठीक है। अच्छा, ये मुनीर साहब, अफ़गानिस्तान के जो मुंजमद शुदा अकाउंट्स हैं उसके हवाले से आपको क्या लगता है कि ये मुस्तकबिल में अमेरिका इस हवाले से किसी किस्म की लचक का मुजाहरा करेगा? जी देखें, अमेरिका जो, जहाँ तक मुझे इल्म है कि वो कहते हैं कि कुछ यहाँ कोर्ट केसेस हैं तालिबान के ख़िलाफ़, उसकी एक लीगल कॉम्प्लिकेशन है, उस वजह से वो पैसा रुका हुआ है लीगल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से कुछ ना कुछ पैसा निकल के और दिया जाए, पर ये अभी तक मसला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और मैं कह नहीं सकता हूँ कि कितनी जल्दी और ये कब हल हो सकेगा। ठीक है मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफ़ा की। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।